बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द होर हाउस इन कोलकाता स्ट्रीट। ये एक पोइम है जो जयंता महापात्रा ने लिखी है दिसंबर 1974 के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि जयंता महापात्रा कौन है और ये जो पोइम इन्होंने लिखी है इसका क्या स्ट्रक्चर है, समरी क्या है, थीम्स क्या है। एनालिसिस करेंगे इस पोइम का लाइन बाय लाइन ताकि आपको ये पोइम थॉरली समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके अलावा BSELN मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। एंड अगेन जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयंता महापात्रा एक इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, यानी कि ये जो पोइम मैंने ली है ये इंडियन लिटरेचर से ली है। इंडिया में पैदा होने वाले जयंता महापात्रा जो हैं अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर पोइट्री करते हैं और ये ऐसे इंडियन पोइट हैं जिनको शिश्तिया अकेडमी का अवार्ड भी मिला हुआ है इंग्लिश पोइट्री की वजह से। इसके अलावा इनकी जो पोइट्री है या इनकी जो पोइम है वो इंडिया के अंदर मशहूर तो है ही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी मशहूर है। इनकी पोइम जैसे कि आपने पढ़ी हो सकती हैं, इंडियन समर और हंगर बहुत ज़्यादा मशहूर है। हंगर एक कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी पोइम्स हैं। ये पोइम भी हंगर कलेक्शन से ली गई है। बेसिकली इनको अबूर हासिल है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे, यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखते हैं। इंडियन हैं तो इंडियन लिटरेचर, इंडियन सोसाइटी की अक्कासी करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ये पैदा हुए हैं 22 अक्टूबर 1928 के अंदर और अब तक ज़िंदा इनकी एज बनती है 94 ईयर्स। जिस जगह पे रहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। इनकी नेशनैलिटी आपको बता दी है कि इंडिया है। इनको मुख्तलिफ अवार्ड मिले हैं जिसमें पद्मा श्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। इनका जो अब तक का सबसे ज़्यादा मशहूर वर्क है वो रिलेशनशिप है जो 1980 के अंदर लिखा। अगर हम महापात्रा के बारे में पढ़ें कि वो किस तरह के थीम्स पे लिखा करते थे तो वो डिफ़िकल्ट थीम्स पे लिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन, इंडियन सोशल प्रॉब्लम, लव, सेक्स, मैरिज एंड मोरालिटी। ह्यूमन नेचर दिखाते हैं, मदर नेचर दिखाते हैं। ये उन टॉपिक्स पे इंडिया के अंदर बात करते हैं जो इंडियन सोसाइटी के अंदर या वैसे जनरल एशियन सोसाइटी के अंदर टाबू समझे जाते हैं। इनकी जो लाइफ है वो कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि ये सेक्सुअल रिलेशन ऑफ मैन बहुत डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इंडियन लोग इनको पढ़ना पसंद करते हैं। अगर इनकी इस पोइम की तरफ आएँ तो टाइटल से स्टार्ट करते हैं द होर हाउस इन कलकत्ता स्ट्रीट। होर कहते हैं फहाशा को, प्रॉस्टिट्यूट को, तवाइफ को जो कोठा चलाती है। होर हाउस से मुराद कोठा होता है या ब्रॉथल होता है या ऐसी जगह पे जहाँ पे जिस्म फरोशी की जाती है उसको होर हाउस कहते हैं। कोलकाता इंडिया का एक शहर है और उसकी स्ट्रीट का जिक्र किया गया है कि कोलकाता के अंदर जो ब्रॉथल है या फहाशा का अड्डा है, जो तवाइफ का कोठा है, उसका जिक्र किया गया है और उसके ऊपर उन्होंने ये पूरी पोइम लिख दी है। ये पोइम अगर देखें तो रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव से मुराद क्या है कि ये कोलकाता की होर हाउस यानी कि ब्रॉथल को दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इंट्रोस्पेक्टिव ये है कि जयंता जो हैं वो सवाल करते हैं उन लोगों से जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और उनको दिखाते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन वो कैसे करती है, उस औरत के क्या तासुर हैं। फिर वो इंट्रोस्पेक्टिव इस तरह से भी है कि जो वहाँ पे क्लाइंट्स जाते हैं, जो कस्टमर एज अ मेल जाते हैं, उनके इनर थॉट्स क्या हैं, क्या होने चाहिए और सोसाइटी में आके वो कैसे हैं। इन तमाम इमोशंस को वो एक्सप्लेन करते हैं, तमाम एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर पोइम के स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो ये फ्री वर्ड्स है, ना इसके अंदर राइम मौजूद है ना इसके अंदर मीटर मौजूद है। स्टेंजा मौजूद है 5 लेकिन वो भी वेरियस लाइन्स पे मौजूद हैं, यानी कि किसी के अंदर कुछ लाइन्स हैं, किसी के अंदर कुछ लाइन्स हैं। ना इन्होंने कोई मीटर फाइंड किया है इसके अंदर, ना इन्होंने इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम यूज़ की है। हाँ, बेसिकली जो सेटिंग इन्होंने इस्तेमाल की है वो कोलकाता की स्ट्रीट की यूज़ की है। इसको इन्होंने कलेक्शन के अंदर पब्लिश कराया था जिसका नाम था हंगर ऑफ विंड्स। ये एक कलेक्शन है इनकी जिसके अंदर और पोइट्री भी शामिल है। उसके अंदर ये पोइम इन्होंने पब्लिश कराई थी 1987 के अंदर। सेटिंग में आपको बता चुकी हूँ कि कलकत्ता स्ट्रीट है और प्रोस्टिट्यूशन जो हाउसेज होते हैं, जो ब्रॉथल है, उसको पोर्ट्रे किया गया है और वो लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। वो जो बाकायदा डिफरेंट इलाका होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर रेड एरिया लाहौर के अंदर मशहूर है, तो वो होते ही तवाइफ का इलाका है। वहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं तवाइफों के, जो उन औरतों के जो अपनी जिस्म फरोशी करती हैं उनको अट्रैक्टिव बना के पेश किया गया होता है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म की लाइट्स को वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रूमेंट चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं और उनके हाउसेस भी डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे लोग भी, आप कहते हैं नॉर्मली लोग कहते हैं कि वो
एरिया गंदा है, वहाँ मत जाना, वहाँ इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो वो सारी सेटिंग इस पोइम के अंदर दिखाई गई है। अगर हम इसके अंदर टोन भी देखें तो इवोकेटिव है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ब्रोथल क्या होता है, ब्रोथल के अंदर जो लोग जाते हैं या जो काम करते हैं वो किस तरीके से उनका माइंड वर्क करता है। इसके अंदर आपको शेम एंड कन्फ्लिक्ट भी नज़र आएगा। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो पोइट बताना चाहता है, वो बेसिकली कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस बताना चाहता है, डिज़ायर एंड सोशल डायनामिक्स बताना चाहता है। मेल क्या सोच रहा है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो जिस्म फरोशी कर रही है, वो क्या सोच रहा है, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनको देखने के बाद क्या ख्यालात आते हैं, कितनी गलत बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, मैन और मेल और फीमेल का क्या फिज़िकल रिलेशन है वहाँ पे, क्या इंटीमेसी है, क्या कस्टमर और क्लाइंट का रिलेशन है, क्या पैसों का वहाँ पे रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जो मूड है वो इंट्रोस्पेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव है। इसके अलावा आपको नज़र आएगा कि जो हमारा पोइट है वो बताता है कि जो मेल है वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्यों जा रहा है, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे वहाँ पे हसरत नज़र आ रही है, उसको डिज़ायर कंप्लीट होती नज़र आ रही है। और जो औरत वहाँ पे काम कर रही है वो क्यों कर रही है, बेसिकली वो पैसों के लिए काम कर रही है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आदमी जो उसके पास आ रहा है उससे मोहब्बत से बात तो करती है, लेकिन वो मोहब्बत असल नहीं है, वो दिखा के वे की मोहब्बत है, बेसिकली वो उसका क्लाइंट है, उससे पैसा लेना चाहती है और एक के बाद वो दूसरा क्लाइंट लेना चाहती है। ये बैकग्राउंड था जो ज़रूरी था। अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं तो समझ आ जाए। वॉक राइट इन, इट इज़ योर। पोइट बताता है कि हाँ जी सीधा अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही है। अब वो बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है वो आगे बताता है। वेयर द हाउस स्माइल्स वेयरली इनटू द लाइटेड स्ट्रीट, जहाँ पे जगमगाती हुई स्ट्रीट के अंदर जो घर हैं वो मुस्कुराते हुए अजीब तरीके से आपको देखते हैं। कौन से घर हैं जो लोगों को देखते हैं? कोई भी घर नहीं देखते। बेसिकली वहाँ पे घरों के दरवाज़ों पे प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी हैं जो आपको मुस्कुराती हुई औरतें देखती हैं। तो आप क्या कहते हैं उनको? स्माइलिंग हाउस कह रहे हैं पोइट। थिंक ऑफ द वूमेन यू विश टू नो एंड हैवंट। ऐसी औरत, अक्सर मर्द जो हैं वो औरतों के बारे में सोचते हैं। तो पोइट कहता है मैं जानता हूँ आप औरतों के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि मुख्तलिफ औरतों को जानते हो, लेकिन आप नहीं जानते। द फेसेस इन द पोस्टर, मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट या फेसेस पोस्टर्स के अंदर लगे होते हैं, जो ब्रोथल के इर्द गिर्द चिपके हुए हैं पोस्टर की सूरत के अंदर, जो सिनेमा घरों के बारों में चिपके हुए होते हैं, तो आप उन पोस्टर्स को देखते हैं और आप चाहते हैं कि इन औरतों को जाने, लेकिन आप उनको जानते नहीं होते। स्पेशली जो पब्लिक होल्डिंग्स होती हैं, यानी कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्टर लगे हुए होते हैं, होर्डिंग्स, वहाँ पे आप उन औरतों के चेहरे देखते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन औरतों को जानते होते हैं, लेकिन असल में आप नहीं जानते। एंड हु आर ऑल टुगेदर देयर टुगेदर दोज हु पुट दोज हाउसेज देयर। और जो घर वहाँ पे मौजूद है जिन पे वो पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप उन घरों के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम औरतें नज़र आएंगी जो आपने पोस्टर्स के ऊपर देखी हैं। बेसिकली जो टीवी एडवर्टाइजमेंट में आप औरतें देखते हैं, आप उन लोगों के घर नहीं जा सकते, लेकिन ब्रोथल जो होते हैं उनके बाहर जो पोस्टर्स लगे होते हैं उनके अंदर जो चेहरे होते हैं, आप बेसिकली अगर घरों के अंदर जाएंगे तो आपको वो नज़र आएंगे। फॉर द सैटेलाइट टू फॉल अपॉन वेयर पास जॉइंस एंड वेयर दे पार्ट। फर्दर पोइट ये बताते हैं कि जो घर बनाए गए हैं, जो ब्रोथल हाउस बनाए गए हैं, ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं या उन लोगों के लिए हैं जो फटी आंखों से देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो वो अपने माजी को याद करते हैं और फिर वो गुजर जाते हैं। पहले स्टेंजा के अंदर बेसिकली पोइट आपको बताना चाहता है ब्रोथल हाउस के बारे में कि वो कैसे लगते हैं, किन लोगों के लिए होते हैं और आप उसको देखने के बाद क्या महसूस करते हैं। फर्दर वो आगे इन हाउसेस को फर्दर इलेबोरेट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि द स्केर्ड हॉलो कोर्टयार्ड दैट हार्बर द प्रॉमिस ऑफ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी येट नथिंग यू डू मेक्स अ हेरेसी ऑफ दैट हाउस। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं इन घरों को देखता हूँ तो ये मुझे खाली नज़र आते हैं, हॉलो नज़र आते हैं, इनमें एम्प्टी नज़र आती है, लेकिन ये फिर भी स्केर्ड हैं, यानी कि होली हैं। होली से मुराद ये हैं कि जो वहाँ पे विज़िट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आते हैं, जब वो फहाशाओं से मिलते हैं, प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं तो उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसे वादे करते हैं, और वो वादे क्या हैं वो कभी पूरे नहीं होते। वो वादे कभी पूरे नहीं होते, बल्कि वो आप लोगों के लिए गॉसिप करने के लिए, कॉन्स्पिरेसीज करने के लिए बातें बन जाती हैं और इन घरों को फिर आप बदनाम करते हैं। बेसिकली राइटर यहाँ पे कहता है कि जब कोई आदमी विजिट करता है प्रोस्टिट्यूट का घर तो वो वहाँ पे तनकीद नहीं करता, वो वहाँ जाता है और वादे करता है मोहब्बत के, वफ़ाओं के, और जब वो बाहर आता है तो लोगों से आके कहता है कि बहुत बुरी जगह है, वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो फर्दर पॉइंट क्या कहता है कि आर यू अशेम्ड टू बिलीव यू आर इन दिस। तो पोइट कहता है कि क्या आप इस बात पे शर्मिंदा हैं कि आप इस चीज़ में मुलविस हैं। तो पोइट फर्दर ये कहता है कि देन थिंक ऑफ द स्ट्रीट मूनलाइट ऑफ द वुमेन लेफ्ट बिहाइंड देयर फॉल्स चैटर, परहैप्स दे आर रिमाइंडिंग देमसेल्व्स ऑफ लुक्ड आफ्टर चिल्ड्रन ऑफ होम। फर्दर वो कहते हैं कि तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उन औरतों के बारे में सोचें जिनको आप उम्मीद की किरण दे के आए हैं,
جیسے کہ تاریک راتوں کے اندر جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ انف ہوتی ہے وہ دیکھ لینے کے لیے، اسی طرح ان تاریک عورتوں کی تاریک زندگی کے اندر آپ جو باتیں کہہ کے آتے ہیں وہ امید کی کرن کی طرح ہوتی ہیں، اور پھر آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، جھوٹے وعدے ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ عورتیں اپنے آپ کو یاد کراتی ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو یاد کراتی ہیں۔ اور پھر عورتیں یہ تصور بھی کرتی ہیں کہ اگر ان کا گھر ہوتا، ان کے بچے ہوتے تو ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن یہ سب ایک باتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی ہی جھوٹی ہیں جیسے کہ دا شوٹنگ سٹار ان دا ایگر ڈارکنیس آف ریٹرن، جیسے کہ ایک ٹوٹتا ہوا تارا آسمان کے اندر، جیسے ایک ٹوٹتا ہوا تارا آسمان کے اندر کچھ لمحے کے لیے ہوتا ہے اور پھر باقی وہ ایک خیال بن جاتا ہے۔ اسی طرح بچے، ایک ہنستا کھیلتا گھر ایک پروسٹیٹیوٹ کے لیے ایک خیال ہوتا ہے جو کہ وعدے مرد جاتے ہیں تو وہاں جا کے کر کے آتے ہیں۔ فردر پوئٹ اس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈریم چلڈرن ڈارک سپرفیریس یو مس دیم ان دا ہاؤس ڈارک اسپیسز ہیون ہاؤ کانٹ یو ایون دا وومن ڈونٹ ویئر دیم لائک جوز اور پریشیس اسٹون ایٹ دیئر تھروٹ۔ یہاں پہ بیسیکلی وہ پروسٹیٹیوٹ کا خواب بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس کے بچے ہوں، گھر ہو، وہ اس تاریکی سے نکل سکے، وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے، لیکن یہ بات ایک خیال کی طرح ہے۔ لیکن آپ یہ بات نہیں سوچیں گے، آپ پروسٹیٹیوٹ کے ایموشنز کا خیال نہیں کریں گے، آپ نہیں سوچیں گے کہ وہ بھی ایک عورت ہے جو کہ چاہتی ہے ایک نارمل گھر ہو، لیکن آپ اس بارے میں نہیں سوچیں گے۔ فردر اس اسٹینزا کے اندر جو پوئٹ ہے وہ ایک نارمل عورت کو کمپیئر کرتا ہے کہ نارمل عورت ہوتی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ زیورات، وہ بن ٹھن کے نہیں رہتی، لیکن اس کے پاس ایک گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پروسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بن ٹھن کے بھی رہتی ہے، وہ جیولری پہن کے رکھتی ہے، لیکن اس کے پاس ایک نارمل گھر نہیں ہوتا، نارمل بچے نہیں ہوتے۔ تو وہ جو پروسٹیٹیوٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ محسوس کرتی ہوگی کہ اس کے پاس نارمل زندگی نہیں ہے، لیکن جو میل کلائنٹ اس کے پاس آتے ہیں ان کو ان چیزوں کا کوئی بھی خیال نہیں ہوتا، وہ صرف خون کی گرمائش کے لیے آتے ہیں، وہ صرف اپنی زندگی میں بیسیکلی رنگ بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ فردر اس اسٹینزا کے اندر پوئٹ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ یو فال بیک اگینسٹ ہر ان ڈم لائٹ، یعنی کہ جب لائٹ مدھم ہو جاتی ہے تو آپ اس کی کمر سے اپنا سہارا لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ٹرائنگ ٹو لرن سم تھنگ مور اباؤٹ دا وومن، اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی آپ اس سے کمیونیکیشن کر سکیں، آپ اس سے بات کر سکیں، وائل شی ڈز دیٹ شی تھنکس پراپر ٹو پلیز یو، اور وہ حرکتیں کرتی ہے جو آپ کو مسرت پرووائڈ کرتی ہیں، دا سویٹ لٹل تھنگس دا امیجن، چیزیں ہیں جو مردوں کو اچھی لگیں یا پھر ان کو وہ چاہتے ہیں بروتھل میں کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ کی، until the statue of man within you believed throughout the years، اور جب تک کہ ایک آدمی جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ جاگ نہیں جاتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی آپ کے اندر موجود ہے وہ جاگ نہیں جاتا۔ come backs to you are disobeying Troy and the wall you wanted to pull down, mirror only of things mortal and passing by, like a girl holding on to your wilderness as through it was real as through the newing voice۔ یہاں پہ وہ پوئٹ جو ہے وہ آدمیوں کو کہتا ہے جو میل بروتھل کو وزٹ کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم نے مزے لے لیے، تم آپ کو ایک کھلونا بنا لیا، اپنے ارد گرد جو دیواریں موجود تھیں ان کو گرا دی اور وہ حرکتیں کی جو مورل سے نیچے گری ہوئی تھیں، اور تم نے ایک لڑکی کو اپنی جو جوانی ہے سونپ دی، یا پھر ایک لڑکی جو اس بروتھل میں کام کرتی ہے اس پہ اپنا سارا وحشی پنا نکال دیا، اور تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اصلی ہوتی، لیکن میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اصلی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جھوٹی۔ Tore to the membrane of your half-woken mind when like a door her words closed behind, hurry, will you let me go, and her lonely breath thrashed against your kind، اور تمہارے دماغ کی جو جھلی ہے وہ جب پھٹتی ہے دروازے کی طرح، وہ جب کھلتی ہے، جب اس کے الفاظ تم یہ سنتی ہو جلدی کرو مجھے جانے دو، تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے صرف ایک کلائنٹ ہو، اور تم اس کے لیے وہ جو تم سے محبت کے انداز دکھا رہی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، وہ سب ایک فراڈ تھا، ایک فیک چیز تھی اور ایک ٹیمپریری چیز تھی۔ بیسیکلی وہ کیا کرنا چاہتی ہے، تمہاری نیڈ کو سیٹسفائی کرنا چاہتی ہے، تمہیں جسمانی مسرت پرووائڈ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ نیکسٹ کلائنٹ کے پاس جانا چاہتی ہے، اسے تم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا۔ تم جن چیزوں کا اصلی سمجھتے ہو وہ چیزیں اصلی نہ نکلیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔